आंध्र प्रदेश के अलूरी सीताराम राजू जिले के मारेडू बिल्ली क्षेत्र में हिडमा का एनकाउंटर हुआ था और इसी इलाके में एनडीटीवी की टीम भी पहुंची। हिडमा के साथ यहां पर उड़ीसा बॉर्डर के मिलिट्री कमिश्नर के प्रभारी जोगा राव उर्फ टेक शंकर, उसे भी ढेर कर दिया गया था। उसी जगह पर पहुंचकर एनडीटीवी की टीम ने जायजा लिया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 2024 में जिस तरह से माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुए तो उसमें 2024 और 2025 में छत्तीसगढ़ पुलिस को बहुत बड़ी सफलताएं मिली। और इस सफलता का आलम यह था कि छत्तीसगढ़ पुलिस के डीआरजी के जवानों ने अबूझमाड़ के जंगलों में माओवादियों के महासचिव बसवराजू तक को मार गिराया। लेकिन इतनी सारी सफलताओं के बावजूद जब पूरी देश दुनिया की लोग जिनका इंटरेस्ट माओवाद में था, उन सभी का एक ही सवाल था कि हिडमा का क्या होगा, हिडमा क्या सरेंडर करेगा या हिडमा मारा जाएगा। आखिरकार उस सवाल का जवाब मिला 18 तारीख को, और वो भी छत्तीसगढ़ में और तेलंगाना में ना मिलकर आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में 18 तारीख को पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी किया और बताया कि सुबह लगभग 6-7 बजे एक बड़ी मुठभेड़ हुई जिसमें 6 माओवादी मारे गए। उसमें सबसे बड़ा नाम माड़वी हिडमा और उसकी पत्नी राजे का था। जब सबसे पहले खबर निकल कर आई तो किसी ने भरोसा नहीं किया, लेकिन जब धीरे धीरे उसके डेड बॉडी को लेकर आइडेंटिफाई कराया गया तो ये बात धीरे धीरे क्लियर हो गई कि मारा गया माओवादी मोस्ट वांटेड हिडमा ही है। फिर भी किसी ने इस पर भरोसा नहीं किया, क्योंकि हर कोई सोचता था कि हिडमा से जब मुठभेड़ होगी तो बहुत विकराल मुठभेड़ होगी और इस तरह से 1 घंटे के अंदर हिडमा मारा जाएगा, ये अभी भी कोई भरोसा नहीं कर रहा। लेकिन उसके ठीक दूसरे दिन आंध्र पुलिस ने फिर से एक जानकारी साझा की कि जिस इलाके में माड़वी हिडमा और उसके साथियों को मारा गया, उस इलाके के आसपास एक और मुठभेड़ हुई जिसमें 7 और माओवादी मारे गए। इसमें टेक शंकर, जो फिलहाल सेंट्रल कमेटी का सदस्य है, और उसके साथ और उसके 6 अन्य साथी मारे गए। मारे गए माओवादियों के हथियार भी बरामद किए गए। दरअसल आंध्र पुलिस ने जिस प्रेस नोट को जारी किया आज और जहां पर टेक शंकर को मार गिराने का दावा किया, उस गांव का नाम उन्होंने जीएम वलासा बताया था और एक तस्वीर भी वायरल हुई थी जिसमें जीएम वलासा के पास ही एक ट्रक खड़ी थी जिसमें मारे गए माओवादियों की डेड बॉडी को लाकर रखा जा रहा था। हालांकि पूरे दिन आज हमने कोशिश की कि उस इलाके की ग्राउंड रिपोर्ट करें, लेकिन उस इलाके तक आने के लिए फोर्स लगातार मीडिया को आने नहीं दे रही थी और न ही उन्हें घटनास्थल तक जाने दिया जा रहा था। पूरे दिन हिडमा और राजे के परिवार के लोग भी हॉस्पिटल में बैठे रहे, उनसे भी पत्रकारों को मिलने नहीं दिया गया। देर रात जब ये जानकारी मिली कि अब उस इलाके से फोर्स हटा दी गई है, तब हम देर रात उस गांव तक पहुंचे हैं जिस गांव पर पुलिस ने प्रेस नोट में जारी किया कि जीएम वलासा के आसपास में मुठभेड़ हुई है। हालांकि इस गांव में हम देर रात पहुंचे हैं तो पूरा गांव सो चुका है। फिर भी हमें कुछ लोग मिले और उनसे जब हमने बातचीत की तो उन्होंने इस मुठभेड़ के संबंध में कोई भी जानकारी होना नहीं बताया। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि ना तो उन्होंने कोई गोलियों की आवाज़ सुनी और फोर्स का तैनात होने की जानकारी भी उन्होंने बताई कि कुछ देर पहले ही यहाँ से फोर्स को हटा लिया गया है। सबसे बड़ी मुठभेड़, उसकी ग्राउंड रिपोर्ट करने की हमारी कोशिश थी, लेकिन हम फिलहाल उस गांव तक ही पहुंचे हैं और इस गांव की खास बात यह है कि यहाँ तक आने के लिए ये एक टाइगर रिजर्व का इलाका है और इस गांव तक आने के लिए पक्की सड़क है, पतली सी, और इस गांव में मोबाइल का नेटवर्क भी है। तो उसके बावजूद ये सवाल सबके जहन में कौंध रहा है कि इस इलाके में जो कि इतना घना जंगल है, इस इलाके में हिडमा पहुंचा कैसे होगा, और अगर इतने घने जंगल में हिडमा पहुंचा अपनी टीम के साथ तो जवानों ने उसे ट्रैक कैसे किया होगा। साथ ही साथ आंध्र की पुलिस ने आज एक और प्रेस नोट जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि लगभग 50 की संख्या में माओवादियों को आंध्र प्रदेश की 6 अलग अलग जिलों से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए सारे माओवादी बीजापुर और सुकमा जिले के रहवासी हैं, जो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि हिडमा की टीम के ही सदस्य हैं जो बटालियन के साथ रहते थे। वहीं दूसरी ओर जब हमने कुछ दिन पहले ही मुख्य धारा में लौटे वेणुगोपाल और रुपेश से बातचीत की तो रुपेश ने भी इस बात का जिक्र किया कि 2024 में जब माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन बढ़ाए गए, लगातार कैंप लगाए गए, उस दौरान पोलित ब्यूरो ने एक सर्कुलेशन जारी किया था अपने कैडर और साथियों के लिए, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि स्थितियां अब अनुकूल नहीं है माओवादी पार्टी के लिए, जिससे हर किसी को अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए। उस दौरान हालांकि रुपेश ने और वेणुगोपाल ने उनके इस फैसले का विरोध भी किया था कि
वो माओवादी जो जंगलों में सरवाइव कर रहे हैं, जिनके पास ना आधार कार्ड है ना वोटर आईडी कार्ड है, वो शहरों में सिविल लोगों के साथ में कैसे सरवाइव करेंगे। आज भी जब आंध्र पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया तो हर कोई अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट में किसी बिल्डिंग के निर्माण में मजदूरों की भूमिका निभा रहे थे। इसमें भी सीनियर कैडर के माओवादी पाए गए जिनकी गिरफ्तारी की गई, जिसमें डीवीसीएम स्तर के भी माओवादी हैं। घटनास्थल तक जाने की परिस्थितियां अभी भी निर्मित नहीं हो पा रही और अभी भी इस पर लोग तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं मुठभेड़ पर। लेकिन एक सच्चाई ये है कि वो नाम जिस पर सारी दुनिया की निगाह टिकी हुई थी, वो नाम अब समाप्त हो चुका है, जिसका नाम माड़वी हिड़मा है। आज पूरे दिन माड़वी हिड़मा के पैतृक गांव पुअर्ती में मातम पसरा रहा। उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल था और पूरी दुनिया यही जानने की कोशिश में थी कि आखिर ये मुठभेड़ हुई कैसे। जिस इलाके में मैं हूँ, इलाका बहुत घना जंगल है और आमतौर पर देखा जाता है तो इतने घने जंगल बस्तर में भी नहीं पाए जाते, जहां लंबे समय से माओवाद सरवाइव कर रहा है। आज इस इलाके के एसपी आईपीएस अमित ने बताया कि किसी समय में आंध्र प्रदेश से ही माओवाद पैदा हुआ जो दंडकारण्य की तरफ चल गया था, लेकिन अब यहाँ पर वो स्थिति नहीं है। अब यहाँ के लोग माओवादियों को किसी तरह का समर्थन नहीं देते और यही वजह भी है कि माओवादी एक बार फिर से लौटने की फिराक में थे, जिसमें वो पुलिस की निगरानी में आ गए और उन्हें इतनी आसानी से मुठभेड़ में मार गिराया गया। आंध्र प्रदेश से घटनास्थल से एनडीटीवी के लिए विकास तिवारी। इधर नक्सली मुठभेड़ में शहीद जवान को अंतिम विदाई दी गई। जी हां, श्रद्धांजलि सभा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचेंगे। कैबिनेट मंत्री समेत 10 आईपीएस भी इसमें शामिल होंगे। तो श्रद्धांजलि यात्रा में पुलिस अधीक्षक भावुक भी नजर आए हैं और जवानों से गले